हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर CS एग्जीक्यूटिव का एक फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके सिक्योरिटी एनालिसिस आपके बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे जो सारे जो जितने भी वीडियोस रहते हैं उन सभी वीडियोस में जो है मैं ICSI के स्टडी मटेरियल से ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉड्यूल जो कि CS एग्जीक्यूटिव का सेकंड ग्रुप में है उस मॉड्यूल को आप ओपन करके रखिए और उसमें पेज नंबर 266 जहाँ पर जो है ये चैप्टर दिया गया है आप उसको ओपन करके रखें। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब ये है जब हम किसी भी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब क्या, देखो सिक्योरिटी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के प्रूफ के आधार पे वो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है। और मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोला क्योंकि जो है ट्रांसफरेबिलिटी उसका एक एसेंशियल फीचर्स है। तो सिक्योरिटी जो है वो जनरली ट्रांसफरेबल ही होती है और वो जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर वो भले चाहे शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो। सिक्योरिटी जो है जनरली हम उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्योर इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा होता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। प्योर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि जो सिर्फ आइदर डेट इंस्ट्रूमेंट है या तो फिर जो है सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर उसको हम प्योर इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। पर अगर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर डेट के फीचर है या तो कोई ऐसा डेट का इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर इक्विटी का फीचर है, सपोज कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो उसको हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। यहाँ पर हम जो एनालिसिस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हम शेयर्स के प्राइसिंग की एनालिसिस की बात करेंगे। इसके पीछे का रीज़न है कि जो इक्विटी शेयर्स की जो प्राइसिंग होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इसमें हम दो तरीके से अर्न कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी इसमें अर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी अर्न कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो है हम जनरली कैपिटल एप्रिसिएशन दैट मीन्स शॉर्ट बाय वे ऑफ स्पेक्यूलेशन, आज हमने सपोज 100 रुपीज़ का शेयर परचेस किया, कल उसकी वैल्यू जो है वो 125, 130 या तो फिर 105 हो गई, तो यहाँ पर जो है हमें गेन हुआ। तो हम ऐसे भी यहाँ पर जो है अर्न कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है कि जब हम उसको लॉन्ग टाइम हेल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। 100 रुपये का शेयर जो है वो 300, 400, 500 का तक का भी हो सकता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कंपनी की एसेट्स कितनी बढ़ती है, कंपनी का बिजनेस और बैलेंस शीट कितना बढ़ता है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको जो है ईयर बाय ईयर जो है डिविडेंड का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये था कि जब हम सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं तो हम यहाँ पर दो तरीके से अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? एन इन्वेस्टमेंट इज द करंट कमिटमेंट ऑफ द मनी और अदर रिसोर्सेज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। देखो, करंट कमिटमेंट ऑफ मनी दैट मीन्स हम करंटली जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अदर रिसोर्सेज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपिंग फ्यूचर बेनिफिट। किस पर्पज से हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज हम पैसा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अगर हम दूसरी लैंग्वेज में मतलब निकालें तो ये निकलेगा कि फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रेजेंट कंजप्शन पावर है उसको हम फॉरगॉन कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम छोड़ रहे हैं टू इंक्रीज द प्रेजेंट टू इंक्रीज फ्यूचर कंजप्शन। देखो, हमने जो है प्रेजेंट कंजप्शन को फॉरगॉन किया फ्यूचर कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हुई। हम इन्वेस्टमेंट जनरली किन चीज़ों में करते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रियल एसेट्स। रियल एसेट्स का मतलब क्या? लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है वो रियल एसेट्स में आएगी, टेंजिबल में। उसके अलावा जो है फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या? देखो, फाइनेंशियल एसेट्स भी जो है वो टेंजिबल तो है, बट एक तरीके से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो डेरिवेटिव फॉर्म में होती है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव की गई है? उसकी वैल्यू जो है किसी कंपनी की ऑनरशिप में से डिराइव की गई है। अगर सपोज वो डेट सिक्योरिटीज है और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, सपोज गोल्ड बॉन्ड है, तो आपको जो सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट जो इश्यू किया गया है उसकी अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है। While financial assets are the paper claim representing an indirect claim to the real assets.
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर गोल्ड बॉन्ड है तो गोल्ड की जो बॉन्ड की अंडरलाइंग एसेट है वो गोल्ड है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो गोल्ड है उसके ऊपर इनडायरेक्ट पेपर क्लेम है। इनडायरेक्ट पेपर क्लेम का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली हम क्लेम गोल्ड की वैल्यू को ही कर रहे हैं, पर किसके द्वारा कर रहे हैं, पेपर के द्वारा कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट्स हैज, एक्चुअली हैज होना चाहिए था, मॉड्यूल में यहाँ पर आर लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल एसेट्स के पास जो है लिक्विडिटी भी होती है और मार्केटेबिलिटी भी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, देखो लिक्विडिटी का मतलब ये कि जिसको हम इजीली सेल कर पाए, इजीली सेल कर पाए, तो दैट मीन्स कि आपने अभी बेचा और अभी जो है आपको इमीडिएट पैसा मिल गया, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। ठीक है। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या, मार्केटेबिलिटी का भी मतलब यही है कि हम जो है उसको बेच सकते हैं, बट मार्केटेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट टर्म हो जाती है। लिक्विडिटी में आप इमीडिएट बेसिस पे बेच सकते हो, मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है, उसका एक पूरा सिस्टमेटिक मार्केट आपके पास अवेलेबल है। तो दैट मीन्स फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी भी होती है और मार्केटेबिलिटी भी होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज में भी डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द सीकर्स ऑफ फंड्स। सिक्योरिटी क्या है, इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द सीकर्स ऑफ फंड, जिसने जो है जिसको पैसे की जरूरत है उसने ये इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया है इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स इन ल्यू ऑफ फंड्स। जिसने पैसा दिया है उसको जो है मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा हम ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ये क्या है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटीज कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, डेट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। हम थोड़ी देर पहले इस चीज़ को बात कर चुके हैं कि इक्विटी जो है वो ऑनरशिप को क्लेम करती है और डेट जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो डेट क्लेम करती है। दैट मीन्स अगर कोई भी कंपनी अगर डेट सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी डेटर है और इन्वेस्टर जो है वो क्रेडिटर है। सिक्योरिटीज इंक्लूड्स, क्या क्या आ सकता है सिक्योरिटीज में, शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक। इसके अलावा जो है डेरिवेटिव, अभी जो मैंने आपको गोल्ड बॉन्ड का एग्जांपल दिया था वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का था। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा जो है जो यूनिट्स आपको इश्यू किया जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट, वो भी आपके लिए एक सिक्योरिटीज़ है। मेरा जो सिक्योरिटी लॉ का जो लेक्चर है, आप यूट्यूब में जब स्क्रॉल करोगे मेरी चैनल में तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर। उसमें मैंने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Security received as defined in the clause ZG of the section T of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सरफेसी एक्ट। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू द इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड के यूनिट भी जो है सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी द सिक्योरिटीज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी और इंस्ट्रूमेंट को एज ए सिक्योरिटी डिक्लेयर करता है तो जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और केवीपी, ये भी एक तरीके से सिक्योरिटीज ही है। राइट्स और इंटरेस्ट इज द सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल भी एक सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटी के अंदर राइट क्लेम करने वाला अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी हम सिक्योरिटीज ही बोलेंगे। तो ये एक ऐसा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ कि जिसकी अंडरलाइंग एसेट किसी दूसरी सिक्योरिटी में है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, वैसे तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो है फॉरगॉन प्रेजेंट कंजप्शन टू इंक्रीज फ्यूचर कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स ऑन असेट्स विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि अर्निंग इनकम, आपको जो है काफ़ी साल तक डिविडेंड भी मिलता रहेगा जब तक आप इन्वेस्ट करोगे, और कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या, जो 100 रुपये का शेयर था वो 300 रुपये का हो गया, तो ये हुआ कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट इज टू एट्रीब्यूट्स नेमली टाइम एंड रिस्क। देखो तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का एक एसेंशियल जो फीचर है वो है टाइम। टाइम को क्यों लिया गया है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जितने टाइम के लिए सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं उतने टाइम में उसकी वैल्यू या तो कम होती है या तो ज़्यादा होती है। उसके ऊपर से जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं। रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको हम बोलेंगे रिस्क। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके मैं 6 महीने में 10% कमाऊंगा, बट एक्चुअली मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्लैक रहा और उसकी वजह से जो है मैं 10% की जगह 5% ही अर्न कर पाया। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है, इवन दो मुझे यहाँ पर लॉस है, कितना 5% का लॉस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर भी जो है रिस्क था।
अभी इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, इन्वेस्टमेंट के दो और फीचर्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो सबसे पहला है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला फीचर है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। आपने जितना पैसा लगाया है उतना पैसा तो आपको वापस मिलना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है रिटर्न, दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको उसके ऊपर कितना बढ़ के मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न। तो ये दो इन्वेस्टमेंट के एसेंशियल्स हैं। और जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्यूलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं अगर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिस्क नहीं होता? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क तो होता है, पर वहाँ पर प्रिंसिपल रिटर्न आएगा उतना एश्योरेंस रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूँगा तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, पर जब मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ पर मेरा प्रिंसिपल भी रिटर्न आएगा या नहीं ये डाउट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टॉक मार्केट में मैंने प्राइवेट कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं वो मेरे लिए क्या है, स्पेक्यूलेशन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल वापस मिलने की उम्मीद है वो इन्वेस्टमेंट है, और जहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी रिटर्न होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है वो क्या है आपके लिए, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन एक्चुअली जो है वो स्पर्ट मीन्स बबल। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज अभी जो है कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी के प्राइसेस जो है वो काफ़ी डाउन, काफ़ी लो हो गए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जीडीपी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कंपनीज जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और अल्टीमेटली जो है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। तो उसकी वजह से जो है उसके शेयर्स की प्राइस भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कि जिनको फ्यूचर में प्रॉफिट होने के एक्सपेक्टेशंस है कि आज नहीं तो कल इस सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ेंगे और वो जो है अच्छा खासा मार्जिन अर्न कर सकते हैं, तो वो लोग जो है आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पर ध्यान में रखना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वो इन्वेस्ट करेंगे पर वो एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं। वो स्पॉट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, बबल का बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे ही कोरोना हटेगा मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा बूस्ट आएगा, और बूस्ट आने की वजह से वापस प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जीडीपी अच्छी इंप्रूव होगी, तो उसकी वजह से जो है कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी के अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उसके शेयर के प्राइसेस भी अप होंगे, और इस तरीके से उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बबल क्रिएट हुआ। हालांकि अभी हम पूरी तरीके से बबल नहीं बोल सकते, इसके पीछे का रीज़न है कि अभी डिप्रेशन है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मार्केट काफ़ी डाउन हो गया है कोरोना के टाइम पे, और ग्लोबल लेवल पे डाउन हो गया है। इवन पहले क्या होता था कि अगर मार्केट डाउन जाता था तो FII अगर परचेज करते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उससे मार्केट को बूस्ट मिल जाता था और मार्केट जो है वापस अप हो जाता था। पर अभी तो ये भी चांसेस नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, डाउ जोन्स है, नास्डैक है, ऐसे बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जो है, वहाँ पर सब जगह पर मंदी छाई हुई है, और उसका सीधा सीधा असर जो है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर भी पड़ा है, और वो भी इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी में नहीं है। और अगर वो इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी में नहीं है तो उसकी वजह से जो है इंडिया में भी वो लोग स्टॉक्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो इंडिया में भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ की मंदी भी दूर नहीं होगी। तो अभी जो है उसको हम स्पॉट एक्चुअली नहीं बोलेंगे, अभी बबल नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो एक्चुअली डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक रिसेशन से आगे का स्टेज है, जब थोड़े समय के लिए जो है, अगर एक आध वीक के लिए, अगर 1 या 2 वीक के लिए अगर मार्केट डाउनफॉल होता है तो उसको हम बोलेंगे रिसेशन। बट मोर देन अ मंथ अगर मार्केट डाउन होता है तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहता है, डिप्रेशन में जो है सबसे ज़्यादा डर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लूज करने का रहता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन दी हुई है आपको पेज नंबर 267 पे इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन की। उसके मीनिंग में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, चलो स्पेक्यूलेशन का मीनिंग देख लेते हैं। स्पेक्यूलेशन इज एन एक्ट ऑफ कंडक्टिंग ए रिस्की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। स्पेक्यूलेशन का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट में डिसीजन क्या होता है, फंडामेंटल फैक्टर्स दैट मीन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। स्पेक्यूलेशन में जो है टेक्निकल चार्ट्स एंड मार्केट साइकोलॉजी, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो हम नहीं देखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये स्पेक्यूलेशन हुआ। इन्वेस्टमेंट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिस्क होता है, स्पेक्यूलेशन में हाई रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट में जो है
चेंज इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज से प्रॉफिट होता है, और स्पेक्यूलेशन में चेंज इन प्राइसेस। ध्यान में रखना, चेंज इन वैल्यू और चेंज इन प्राइसेस एक डिफरेंट टर्म है। चेंज इन वैल्यू जो है वो लॉन्ग टर्म में हो सकती है। चेंज इन वैल्यू का मतलब क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन चेंज इन वैल्यू है। चेंज इन प्राइस का मतलब क्या कि बार्गेनिंग की वजह से, डिमांड और सप्लाई में चेंज की वजह से, या तो स्पेक्यूलेशन की वजह से, जिस तरीके से प्राइसिंग अप एंड डाउन होते हैं तो उसकी वजह से जो प्राइसिंग में चेंज होता है उसको हम बोलेंगे चेंज इन प्राइस। इन्वेस्टमेंट में जो है वो मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न होता है, स्पेक्यूलेशन में हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता है। अच्छा, हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको ध्यान रखना कि जितना आपके प्रॉफिट होने के चांसेस है उतने ही आपको लॉस होने के भी चांसेस है। तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको प्रिंसिपल सिक्योर है, ये हमने मान लिया, बट स्पेक्यूलेशन में आपका प्रिंसिपल भी सिक्योर नहीं है। इन्वेस्टमेंट में जनरली जो है इन्वेस्टर खुद का पैसा लगाता है, यूजेज हिज ऑन फंड्स, और स्पेक्यूलेशन में जनरली बोरोड फंड्स का यूज़ किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? शॉर्ट टर्म में हमें जितना गेन होगा, लेस जो हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट, जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो, उसके बाद भी अगर कमाई हो रही है तो हम यहाँ पे बोरोड फंड्स को यूटिलाइज करना बेटर समझेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेबल नेचर के रहते हैं और स्टेबल इनकम रहती है। स्पेक्यूलेशन जो है वो अनसर्टेन एंड इरेटिव। इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव एंड काउशियस, दैट मीन्स पूरी अलर्टनेस के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्पेक्यूलेशन जो है वो डेयरिंग एंड केयरलेसनेस के द्वारा किया जाता है। देखो, जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं, मैं 2 या 4 दिन में कमा लूँ, 1 हफ्ते में कमा लूँ, मैं 15 दिन में कमा लूँ, तो इसको हम बोलेंगे स्पेक्यूलेशन। यहाँ पर हमने एक रिस्क ली है, यहाँ पर एक डेयरिंग दिखाई है कि अगर ठीक है पैसा डूबना होगा तो डूब जाएगा, पर अगर दूसरे तरीके से सोचे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी तो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग, तो इन्वेस्टमेंट तो हमने पहले ऊपर देख ही लिया, तो फिर भी उसको हम यहाँ पर गैम्बलिंग के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? सिमिलैरिटी ज़्यादा है। स्पेक्यूलेशन भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, गैम्बलिंग भी जो है शॉर्ट प्लानिंग होराइजन के तहत आता है। स्पेक्यूलेशन जो है हम चार्ट को और ट्रेंड को ध्यान में रख के करते हैं। गैम्बलिंग जो है वो टिप्स एंड रूमर्स को ध्यान में लेकर करते हैं। गैम्बलिंग जो है वो अनप्लान्ड एक्टिविटी है, ध्यान में रखना। स्पेक्यूलेशन में प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कॉमर्शियल रिस्क है और गैम्बलिंग में जो है आर्टिफिशियल रिस्क है। और गैम्बलिंग में एक और चांस है, नेगेटिव रिटर्न भी हो सकते हैं। और गैम्बलिंग कभी कभी जो है एंटरटेनमेंट वाइल अर्निंग, किस वजह से गैम्बलिंग की जाती है कि अर्निंग के साथ जो है एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। यहीं पर लिखा है आपके मॉड्यूल में। चलो, रिस्क एंड इट्स टाइप्स ऑफ रिस्क। आपको ध्यान में होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिस्क का मतलब क्या है। जो फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएशन। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतना प्रॉफिट होगा, पर प्रॉफिट की जगह मुझे लॉस हो गया, तो यहाँ पर क्या था? रिस्क था। रिस्क क्यों था? क्योंकि मैंने जितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया था उतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं हुआ। रिस्क 2 तरीके का होता है, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा है? वो जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनकंट्रोलेबल है और जो मैक्रो होते हैं नेचर में। तो कहने का मतलब क्या था कि ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है? जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं और जो माइक्रो नेचर के होते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा होता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो जनरली इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा होता है। सिस्टमेटिक रिस्क, तो सिस्टमेटिक रिस्क मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो जनरली एक्सटर्नल रीजन से होता है। इन दिस वे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस आर सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो अभी जो कोरोना जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क की डेफिनेशन में आएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, ग्लोबल लेवल पे डिप्रेशन है, और दूसरा सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि उसकी वजह से जो मार्केट में डिप्रेशन आया हुआ है, तो और डिमांड वगैरह कम हो गई है, डिमांड भी कम है, कंजम्पशन भी कम है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी जो बिजनेस फेस कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक रिस्क है। पॉलिटिकल चेंजेस, गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क में आएगी। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो सेल्स का जो ट्रेंड होता है वो सिक्योरिटी के हम बात कर रहे हैं। देखो, हम सिस्टमेटिक रिस्क से सीधा में सेल्स पे आ गया। इसके पीछे का कारण समझना कि कभी कभी क्या होता है कि जब किसी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है
कि इस सिक्योरिटी को होल्ड करने में रिस्क है, इस सिक्योरिटी को परचेज करने में रिस्क है, तो वो क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को तुरंत ही बेच देगा। क्यों? कल को इसके प्राइस और कम हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कल उसकी लॉस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए सेल्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। और ये जो सेल्स है वो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो सिस्टमेटिक रिस्क के 3 सब टाइप है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट का रिस्क, दूसरा है मार्केट रिस्क, तीसरा है परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द वेरिएशन इन द सिंगल पीरियड रेट्स ऑफ रिटर्न कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। वेरिएशन इन द सिंगल पीरियड रेट्स ऑफ रिटर्न, किसी एक टाइम पीरियड में जो है मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता है, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। सेकंड है मार्केट रिस्क, कंसिस्टेंट फ्लक्चुएशन सीन इन द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज। कंसिस्टेंट फ्लक्चुएशंस, कभी अप है कभी डाउन है, अगर आप उसका ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल ग्राफ होगा। वॉलेटाइल ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि थोड़े समय पहले तो वो एकदम पीक पर है और उसके बाद जो है वो एकदम डाउनफॉल में आ गया है, वापस पीक पे चला गया है और वापस जो है वो डाउनफॉल में आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट रिस्क बोलेंगे। इसके बाद में जो है परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क। देखो, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होने से क्या होगा कि प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि उस सिक्योरिटी के परचेजर नहीं रहेंगे। तो देखो वो क्यों नहीं रहेंगे, देखो जनरली इसके पीछे का एक रीज़न है कि जो स्पेक्यूलेशन वाला बंदा है वो तो शायद परचेज कर सकता है, पर जो फॉर विजनरी है, जो काफ़ी दूर की सोचता है, जिसको नॉलेज है, वो बंदा ऐसी सिक्योरिटी में डील नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये एक बबल है, ये एक ट्रेंड है। ठीक है, तो उस वजह से वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा और यहाँ पर जो है पैसा नहीं मिलेगा कंपनी को। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब इन्फ्लेशनरी रिस्क होता है, इन्फ्लेशनरी टाइम में जो है जनरली कोई IPO भी नहीं आता, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई कंपनी भी नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा लेने में काफ़ी परेशानी आती है। अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो जनरली कंट्रोलेबल होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? चेंज इन द मैनेजमेंट, लेबर स्ट्राइक विच विल इम्पैक्ट द रिटर्न्स ऑफ द ओनली स्पेसिफिक फर्म विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम। देखो, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरे मार्केट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी एक फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। और कंट्रोलेबल नेचर के हैं, इट अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अनसिस्टमेटिक रिस्क में 2 सब टाइप है, एक है बिजनेस रिस्क या तो लिक्विडिटी रिस्क, और सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क या तो क्रेडिट रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या? देखो, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है कि जब कोई एक इन्वेस्टर ऐसी फर्म के शेयर्स परचेज करता है कि जिसके अंदर इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो वो तुरंत उसको बेच देगा। जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होगा उसके प्राइस वापस अप होने लगेंगे, कोई और उसको खरीद लेगा और वापस अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो वापस बेच देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क क्यों है? प्राइस इज अनसर्टेन है, ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है। फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क, तो जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है, देखो इंटरनल फैक्टर्स चेंज होने की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है काफ़ी सारा पैसा किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जिसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो है वो अनसर्टेन है। अब इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें समझता है, तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाता है कि जहाँ पर उस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है किसी ऐसे प्रोजेक्ट में किया हो कि जहाँ पर रिस्क के चांसेस कम होते हैं, सॉरी जो है रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, देखो रिटर्न क्या है, आपको जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कुछ भी इंक्रीज होकर मिलता है वो रिटर्न है। तो रिटर्न जनरली क्या है, रिटर्न जो है एक मोटिवेटिंग फोर्स है इन्वेस्टर के लिए। तो दैट मीन्स इन्वेस्टर रिटर्न करने से पहले इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले जो है सबसे पहले क्या ध्यान मिलेगा, सबसे पहले वो ये स्टडी करेगा कि इसका प्रोबेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना हो सकता है। रिटर्न के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट रिटर्न। तो करंट रिटर्न का मतलब ये होता है कि पीरियोडिक कैश फ्लो, दैट मीन्स डिविडेंड और इंटरेस्ट। जो अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो डिविडेंड मिलेगा और अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा।
और दूसरा है कैपिटल रिटर्न। तो कैपिटल रिटर्न में दो कंडीशन होती है, या तो प्राइस एप्रिसिएशन होता है या तो प्राइस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। और इसको जनरली हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन को हम एसेट की बिगिनिंग प्राइस से, जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी बिगिनिंग प्राइस के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल रिटर्न जो है हम बाय वे ऑफ रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर जो है आपका प्राइस एप्रिसिएशन कितना हुआ, और हम उसको डिवाइड करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू थी अर्निंग बिगिनिंग में उसके साथ में। तो यहाँ पर हम जब दोनों रिटर्न का टोटल करेंगे, दैट मीन्स करंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न इज इक्वल टू टोटल रिटर्न। तो जब भी हम किसी भी सिक्योरिटी एनालिसिस में जब रिटर्न की बात करेंगे तो टोटल रिटर्न की बात करेंगे। टोटल रिटर्न का मतलब होता है करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। अप्रोचेस टू द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, तो उसमें सबसे पहला है फंडामेंटल अप्रोच। तो फंडामेंटल अप्रोच को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम अर्निंग पोटेंशियल को ध्यान में रखते हैं कि कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा। और कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में लेते हैं? फैक्टर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी। तो क्या ध्यान में आया? ये सारे के सारे जो है वो इंटरनल फैक्टर्स है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर जब सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल अप्रोच के द्वारा, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स को हम ध्यान में लेंगे। इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन द मार्केट वैल्यू, तो फंडामेंटलिस्ट रेकमेंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेने के बाद में अगर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें उस शेयर्स को परचेस करना चाहिए, और अगर कम है तो हमें उसको बेच देना चाहिए। टेक्निकल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? द टेक्निकल एनालिस्ट एंडेवर्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइसेस लेवल ऑफ स्टॉक्स बाय एग्जामिनिंग वन और मैनी सीरीज ऑफ द पास्ट डेटा फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ टेक्निकल अप्रोच का? टेक्निकल अप्रोच का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हम पास्ट डेटा को हम यूज़ करेंगे। द बेसिक एज्यूम्पशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ एंड द प्राइस ऑफ a stock depends on the supply and demand in the marketplace and has little relationship with its intrinsic value। जो टेक्निकल अप्रोच है वो क्या कहता है कि सिक्योरिटी एनालिसिस में इंट्रिंसिक वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मैटर करता है तो उसका जो पास्ट का उस सिक्योरिटी का ट्रेंड्स रहता है वो मैटर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेक्निकल अप्रोच में जो है हम पास्ट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो पास्ट के जो जनरली टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स कौन कौन से हैं? डाउ जोन्स थियरी विच असेट्स दैट द स्टॉक प्राइसेस डेमोन्स्ट्रेट अ पैटर्न ओवर 4 to 5 years, जहाँ पर 4 से 5 साल का पैटर्न ध्यान में लेंगे, वो है डाउ जोन्स थियरी। द थियरी एम्प्लॉयज 2 डाउ जोन्स एवरेजेस, द इंडस्ट्रियल एवरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। ट्रांसपोर्टेशन एवरेज का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ स्टॉक। मूवमेंट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ? कितने लोगों ने उसको कितनी बार परचेज किया और सेल्स किया, उसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ स्टॉक। द इंडस्ट्रियल एवरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। इफ द इंडस्ट्रियल एवरेज इज राइजिंग देन द ट्रांसपोर्ट एवरेज शुड ऑल्सो राइज। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि किसी एक सपोज हम बैंकिंग का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बैंकिंग के शेयर्स में अगर ज़्यादा परचेजिंग अगर चल रही है, दैट मीन्स ज़्यादा लोग उसको परचेज कर रहे हैं, जिसको जनरली बुलिश ट्रेंड बोला जाता है। तो अगर इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन भी उसी ट्रेंड में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अगर सिर्फ किसी एक बैंक का शेयर अगर उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो बाकी सभी बैंक्स के जो शेयर्स है वो भी उसी ट्रेंड को फॉलो करने चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल कैश नहीं होना चाहिए। याद करो कोरोना से पहले जिस तरीके से यस बैंक का जो स्कैम हुआ था और यस बैंक के प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गए थे, और बाद में जो है यस बैंक को किसने संभाला था आपको ध्यान में है? यस बैंक को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने संभाला था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि जब अगर कोई पर्टिकुलर फर्म में अगर कुछ ऐसा मैनिपुलेशंस अगर चल रहे हैं तो उसके लिए हम पूरी इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो इस तरह के जो फर्म्स होते हैं यस बैंक जैसे, उसको हमें जो है उस कैलकुलेशन में से बाहर रखना चाहिए। इसके बाद में है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थियरी। दिस थियरी इज पॉपुलरली नॉन एज द एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ECMH। तो मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर मार्केट की एफिशिएंसी कितनी है, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
It is based on the assumption that the efficient capital market prices of traded securities always fully reflect all publicly available information concerning those securities. यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि जब किसी भी शेयर्स में लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट एफिशिएंसी वाज डेवलप्ड इन 1970 बाय द इकोनॉमिस्ट यूजन फेमा, whose theory of efficient market hypothesis stated that it is not possible for an investor to outperform the market because all available information is built into all stock prices. उनका ये मानना था कि हर एक इन्वेस्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए जो है इस मेथड से आप जब जो आप एनालिसिस करते हो तो उसमें दूसरी भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मार्केट एफिशिएंसी में क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है? सबसे पहला, ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज कॉस्ट फ्री टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट को, दैट मीन्स इन्वेस्टर है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है या तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, इन सबको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है यहाँ पर एज्यूम नहीं किया गया है, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑल इन्वेस्टर similarly view the implications of available information on current prices and distribution of future prices of each security। तो दैट मीन्स हर एक इन्वेस्टर का जो है फोकस किस चीज़ के ऊपर है? करंट प्राइसेस के ऊपर है और फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर है। वैसे भी इन्वेस्टर के लिए जो है फ्यूचर प्राइसेस को भी एज्यूम करना जरूरी है, तो ही उसको मालूम पड़ेगा कि इसको ये पर्टिकुलर किसी भी शेयर्स को शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 4 तरह की टर्म हम यूज़ करेंगे और चारों टर्म जो है वो इंटररिलेटेड है और कंफ्यूजिव है। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू तो आपको मालूम है, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा अच्छे से कि जो नॉमिनल वैल्यू, जो इश्यू प्राइस जो होती है और उसमें भी जब हम प्रीमियम नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एसेट अप्रोच की बात करें तो टोटल अवेलेबल एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो क्या होता है हमारा बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब हम उसको मार्केट में रियलाइज करेंगे उस सिक्योरिटी को तो उसके क्या प्राइस अवेलेबल है, उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल अप्रोच, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद में जो हम सिक्योरिटी की फेयर प्राइस डिसाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। Suppose face value of the security is the denominating value, it is also called the nominal value। face value को जो है हम nominal value भी बोल सकते हैं। When we say that the authorized share capital of a company is rupees 200 lakh divided into 20 lakh shares of rupees 10 each, we mean that the face value of the nominal value of the shares is rupees 10 each। तो यहाँ पर जो है शेयर्स की प्राइस है 10 रुपया। The book value may be much more than the face value। Let us assume that the shares of rupees 10 each are issued at rupees 30 each। The issuer is charging rupees 20 as a premium for intrinsic value equalization। यहाँ पर जो है इश्यूअर 20 रुपया प्रीमियम चार्ज कर रहा है। क्यों चार्ज कर रहा है प्रीमियम? इसके पीछे का कारण ये है कि वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहा है। द इश्यूअर नॉर्मली चार्जेस प्रीमियम फॉर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: लॉन्ग ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड। जब वो पुराना प्लेयर है, काफ़ी साल से कंपनी रन हो रही है, तो उस केस में जो है वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है। लीडरशिप पोजीशन इन द मार्केट में लीडर है। पोटेंशियल फॉर द कंटिन्यूड ग्रोथ इन द फ्यूचर। एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्री रिजर्व्स, उसके बैलेंस शीट में जो है काफ़ी फ्री रिजर्व्स जो है वो उसके पास है। विच मेक्स द बुक वैल्यू हायर देन द फेस वैल्यू, और उसकी वजह से जो है उसकी बुक वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये था सिक्योरिटी एनालिसिस पार्ट 1। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका जो बाकी जो अभी चैप्टर बाकी है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइए। मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानबूझ के स्किप रखा हुआ है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप देख के उसको इम्प्रूव कर लोगे। बट जो एक्चुअली जो इसका थियोरी का पार्ट है वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो इसकी वजह से जो है मैंने अभी इसको थियोरी पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। वीडियो के ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।